This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला हमारे काम में बरकत अता करे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं, मफ़हूम है एक आयत का, तो मेरी इत्तबा करो, यानी मेरी बात को मानो। और दुनिया का भी यही असूल है कि कोई भी शख्स हमसे मोहब्बत करे तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है कि हम उसकी बात को फॉलो करें। तो अल्लाह के अहकामात क्या है? किसी को तंग ना करें, किसी का हक ना मारें। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ज़ालिमीन को पसंद नहीं करता, जो लोग जुल्म करते हैं मैं उनको पसंद। तो किसी का हक नहीं मारना चाहिए, किसी के साथ जुल्म और ज्यादती भी नहीं करनी चाहिए। आज हमारा सेल्स टैक्स का 4th लेक्चर है। हम सेल्स टैक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर है 4। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो पहली चीज ये डिस्कस की कि हमारी जो सेल्स टैक्स लायबिलिटी है वो कैसे कैलकुलेट होगी। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स होगा। आउटपुट टैक्स जो आप लेते हैं, इनपुट टैक्स जो आप देते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली वो होगा। नंबर 2, हमने इसमें गुड्स की बात की कि हमारी जो गुड्स हैं वो टैक्सेबल भी हैं और एग्जेम्प्ट भी हैं। टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट गुड्स भी हैं। जो एग्जेम्प्ट गुड्स कहाँ हैं? 6 शेड्यूल में लिखी हुई, उनके ऊपर टैक्स नहीं होता, ना लेने पे, ना बेचने पे, और ना ही इंपोर्ट पे। खरीदेंगे तो एग्जेम्प्ट, बेचेंगे तो एग्जेम्प्ट, इंपोर्ट करेंगे तो एग्जेम्प्ट। बाकी गुड्स क्या हैं? टैक्सेबल। टैक्सेबल गुड्स के अंदर हमने जो शेड्यूल पढ़े थे, जो हमारा असल में बेसिक टॉपिक है, वो क्या था उसमें कि हमारे पास अगर गुड्स किसी भी शेड्यूल में नहीं लिखी हुई तो उनको टैक्सेबल कहेंगे। अगर कोई गुड्स कहीं भी नहीं लिखी हुई वाले तो वो उनको क्या बोलेंगे? टैक्सेबल गुड्स। उसके बाद हमने टैक्सेबल गुड्स के कुछ शेड्यूल डिस्कस करना शुरू किए थे। टैक्सेबल के टैक्सेबल गुड्स जो हैं, एक है 3rd शेड्यूल जिसको रिटेल गुड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? रिटेल गुड्स कहते हैं। इसको क्यों दिया गया? यहाँ को टैक्स रेट मिलेगा? नो। इसकी क्वालिटी क्या है कि एग्जाम में जो रिटेल गुड्स होंगी, शैम्पू जो है वो, टूथपेस्ट, ब्रशेस, सीमेंट, मैट्रिसेस, ये जो सारी आइटम्स हमने पढ़ी थी, इनके ऊपर क्या होगा कि अगर एग्जाम में सेल प्राइस भी गिवन हो और उसकी रिटेल प्राइस भी गिवन हो तो यहाँ क्या लेंगे? रिटेल प्राइस। नॉर्मली हम सेल प्राइस को कंसीडर करते हैं, जो डिस्काउंट होता है नॉर्मल डिस्काउंट को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन रिटेल गुड्स में डिस्काउंट कंसीडर नहीं किया जाता। इसके बाद इसमें हमने एक 8th शेड्यूल जो था वो डिस्कस किया कि इसमें रेट्स गिवन होंगे लेकिन वो परसेंटेजेस क्या होंगी? कम होंगी। रिड्यूस रेट्स इसको कहते हैं, वो भी यहाँ पर गिवन होगा। इसकी भी हमने बात की थी। आज जो हमारा शेड्यूल है वो है 5th शेड्यूल। ये 5th शेड्यूल का रेट है 0%। क्या है? 0%। इसमें जो गुड्स होती हैं उनको जीरो रेटेड गुड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड गुड्स। यानी है तो ये टैक्सेबल। जब भी हम बात करेंगे टैक्सेबल की तो फौरन आपके जहन में आएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये जब आपके जहन में आए जीरो रेटेड गुड्स, वो तमाम गुड जो 5th शेड्यूल की आइटम होगी उन पे रेट ऑफ टैक्स कितना होगा? इससे क्या मुराद है? अगर आप बाय करेंगे तो टैक्स कितना देंगे? 0%। अगर आप इसकी सेल करेंगे तो टैक्स कितना लेंगे? 0%। अगर आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो टैक्स कितना देंगे? 0%। अब आपके जहन में फौरन ये सवाल आएगा कि सर ये एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड में फिर फर्क क्या होगा?
एग्जाम्ड और जीरो रेटेड गुड्स में फर्क क्या हुआ? फिर क्या मकसद है? उसमें भी यही है कि बाय करेंगे तो टैक्स नहीं देंगे, सेल करेंगे तो टैक्स नहीं देंगे, इंपोर्ट करेंगे तो टैक्स नहीं देंगे। फर्क है, फर्क पड़ता है 5th और 6th शेड्यूल में। देखें, पहले इसकी आइटम्स पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये क्या चीज है जी। 6th शेड्यूल की अभी आइटम्स मैंने आपको पढ़ाई थी कि ये आइटम्स हैं, उसको देख लें, उसको दोबारा रिविजिट करेंगे। अभी इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं अभी, ठीक है। मैं अभी सिर्फ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहा हूँ। 6th शेड्यूल की, 6th शेड्यूल तो बहुत बड़ा है, 6th शेड्यूल तो बहुत बड़ा है, वो तो अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो सारा हमारे बाकी 10 दिन भी उसमें निकल जाएंगे। लेकिन मेजर आइटम्स मैंने बताई थी कि ये आइटम्स हैं, उनको आप देख लें। लेकिन एक आइडिया, अभी तो हमने बेसिक प्रैक्टिस करनी है ना, अभी तो बेसिक की हमने प्रैक्टिस करनी है वो। अच्छा जी, इसमें देखिएगा जीरो रेटेड गुड जो हैं 5th शेड्यूल, इनको जरा हम देखते हैं कि ये क्या है। Goods falling under this category are chargeable to tax at the rate of 0%. It means that their output tax is 0%. However, their corresponding purchases may not necessarily be zero rated. ये पॉसिबल है कि आपने जो, जैसे मैंने एग्जाम्ड गुड्स में बताया था कि हो सकता है जैसे आपने बुक्स बनाई हैं, तो बुक्स क्या है? एग्जाम्ड। तो बुक्स का जो पेपर है वो तो टैक्सेबल है ना, ये टैक्सेबल है, ये एग्जाम्प्ट हो गई। इसी तरह जो जीरो रेटेड गुड्स होती हैं, वो हो सकता है उसकी सप्लाई जो है वो 0% हो, लेकिन उसकी जो इनपुट है, उसके जो एक्सपेंसेस है, हो सकता है उस पर आपने टैक्स दिया हो। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसको समझ लें। यानी जो भी चीज आप बेच रहे हैं, अगर वो एग्जाम्प्ट है तो हो सकता है कि जो उसका इनपुट है उसके एक्सपेंसेस टैक्सेबल है। इसी तरह जो चीजें जीरो रेटेड हैं, वो उनका जो सप्लाई है वो तो जीरो रेटेड है, लेकिन हो सकता है कि वो जो चीजें, उसका जो रॉ मटेरियल है वो टैक्सेबल। अच्छा, अब उसकी एग्जाम्पल क्या है? एक्सपोर्ट। सबसे पहली एग्जाम्पल क्या है? एक्सपोर्ट। पाकिस्तान में कोई भी चीज आप एक्सपोर्ट कर देंगे, लिस्ट नहीं प्रोवाइड की। देखिए 6th शेड्यूल में लिस्ट गिवन थी, लिस्ट थी ना, कौन सी चीजें? कुरान पाक था, राइट, लाइव एनिमल्स थे उसमें, मिल्क था, चिली थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी, ये सारी एग्जाम थी। यहाँ उन्होंने गुड्स की लिस्ट नहीं बताई, बल्कि क्या कहा? एक्सपोर्ट। क्या मतलब? टेबल एक्सपोर्ट कर दिया, जीरो रेटेड हो गया। किताब एक्सपोर्ट कर दी, जीरो रेटेड हो गई। यानी कोई भी चीज आप एक्सपोर्ट कर देंगे, क्या हो गई? जीरो रेटेड हो गई। समझ आई? अच्छा, इससे होगा क्या? आप सुनिएगा, पहले सिर्फ इसी कैटेगरी को हम पढ़ते हैं। इससे होगा क्या? जब भी आपके जहन में आ जाए जीरो रेटेड गुड्स, तो आपके दिल के अंदर खुशी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? देखें, एक चीज बड़ी जबरदस्त बताऊं, सेल्स टैक्स में जो आपके एग्जाम में 99% जो रिफंड आना है ना, वो इसी की वजह से आना। अगर सेल्स टैक्स में आपने रिफंड का सोचना है ना, तो किसकी वजह से सोचना है? जीरो रेटेड की वजह से। जैसे मैंने आपको इनकम टैक्स में कहा था कि फॉरेन सोर्स इनकम को जब भी सोचना है तो किसको सोचना है? रेजिडेंट को। नॉन रेजिडेंट को कभी भी नहीं सोचना। फॉरेन सोर्स इनकम आए तो किसकी तरफ जाना है? रेजिडेंट की तरफ, नॉन रेजिडेंट की तरफ नहीं जाना। अगर आपके जहन में कभी सेल्स टैक्स में रिफंड आ जाए लफ्ज, तो क्या आ जाए? तो इसके साथ क्या सोचना आपने? 5th शेड्यूल, ये बात सोचनी कि रिफंड एग्जाम में किसकी वजह से मिलेगा? एग्जाम की वजह से रिफंड नहीं मिलेगा, टैक्सेबल की वजह से रिफंड नहीं मिलेगा, रिड्यूस की वजह से रिफंड नहीं मिलेगा, मोबाइल की वजह से रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड की जब भी बात आनी है तो क्या आना है? जीरो रेटेड। रिफंड की बात आनी है तो क्या करना है? चलें अब एग्जांपल लेते हैं, इसकी मिसाल से समझते हैं। मैंने पेपर खरीदा, ठीक है, 1 लाख रुपए का, इस पे मैंने टैक्स दे दिया, वालेकुम सलाम, 17,000 रुपया। बताइएगा ये मेरा आउटपुट है या इनपुट है? क्या है ये? खरीदा है ना, एक्सपेंस है, खर्चा है, तो फिर आपने कहना ये मेरा इनपुट है।
क्या है? आपने इस पेपर को एक्सपोर्ट कर दिया। क्या किया? एक्सपोर्ट कर दिया। कितने का? 1,50,000 रुपए का। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो दुनिया वालों से टैक्स नहीं लेंगे। वो है ना गाना, दुनिया वालों में पीता नहीं हूं पिलाई गई है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान से बाहर जब आप चीजों को बेचेंगे तो आप उनसे टैक्स लेके देख लें, वो जो चीजें बिक रही हैं वो भी नहीं बिकेंगी, नहीं बिकेंगी ना। इसलिए इसका जो एक्सपोर्ट होगी उसका टैक्स कितना होगा? 0। ठीक है। अच्छा, अब हमारा आउटपुट क्या हुआ? 0। और इनपुट क्या हुई? 17,000। तो नेगेटिव आंसर आ गया ना। तो टैक्स के अंदर वो इनकम टैक्स हो या सेल्स टैक्स हो, जब नेगेटिव आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रिफंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये रिफंड हो जाएगा हमारा। अब समझ आइए कि इसका मतलब ये है कि जो जीरो रेटेड गुड्स होती हैं उसका टैक्स हमें FBR वापस कर देता है, उसका टैक्स हमें FBR वापस कर देता है। ठीक है। आप कहते हैं सर अगर मैं कुरान पाक को जो एग्जेम्प्ट गुड्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर दूं तो कौन सा शेड्यूल लगेगा, छठा या पांचवा? पांचवा लगेगा। वो अब एग्जेम्प्ट नहीं बनेगी, क्या बन जाएगी? जीरो रेटेड वन। ठीक, जैसे किताबें हैं, किताब की मिसाल लें, बुक्स हैं। ठीक है। आपने पेपर खरीदा 1,00,000 रुपए का, टैक्स दे दिया आपने 17%, 17,000 रुपये टैक्स दे दिया आपने। अगर तो ये बुक्स आपने पाकिस्तान में सेल कर दी 1,50,000 रुपए की, ठीक है, तो आप क्या टैक्स लेंगे? कोई भी नहीं, एग्जेम्प्ट गिनी जाएंगी। आपने ये बुक्स अगर क्या कर दी, आपने बेच दी, बांग्लादेश को बेच दी। ठीक है, वैसे वो आपसे खरीदेंगे तो नहीं, लेकिन अगर आपने वहां एक्सपोर्ट कर दी, ठीक है, तो अब आपका ये जो टैक्स था 17,000 रुपये, ये आपको FBR वापस कर देगा। लोकल बेचेंगे तो थैंक यू वेरी मच, एक्सपोर्ट कर देंगे ये पैसे वापस में। अब फर्क समझ आई कि नहीं? ठीक है, क्लियर? तो हमने जो शेड्यूल पढ़े हैं उसमें कौन कौन से कौन जीरो रेटेड में? जीरो रेटेड इसीलिए तो इन्होंने कहा कि क्या जीरो रेटेड में उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं करेगा, यही तो वजह है। जहां पर लॉ ये चाहता है कि चीजों की प्राइस ना बढ़े, उनको फिफ्थ शेड्यूल में लिखता है। वो कहता है भाई इसको कॉस्ट में ना ऐड करो, मेरे से वापस लेना। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर आप अपनी एक्सपोर्ट के अंदर वो डाल देंगे तो आपसे खरीदेगा कौन पाकिस्तान से बाहर? फिर तो ऐड करेगा, फिर तो जाहिर बात है कि वो ऐड करेगा। हाँ जी, जाहिर बात है, कोई बंदा भी एग्जेम्प्ट गुड्स के ऊपर जो टैक्स दिया होता है वो उसकी कॉस्ट में ऐड करेगा, वरना तो नुकसान में जाएगा। समझ आ रही है? वरना तो वो नुकसान में जा रहा है, वो टैक्स क्या करेगा? उसमें ऐड करेगा। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसकी जो है ना वो चलते हैं इसकी प्रैक्टिस के ऊपर, कि अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें इन शेड्यूल की जरा नौ हो समझ आ जाए कि ये है क्या, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ताकि इसको करने पे के काबिल हो जाएं। ये मैंने डॉक्यूमेंट आपको भेजा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपने वो देख के तो इसको आगे देख लेना। चलें जी, बड़ी तसल्ली के साथ इन इलस्ट्रेशन को आपने देखना है, और जहां पर मसला हो मुझे आपने बताना है कि सर ये बात मुझे दोबारा समझा दें। जहन में क्या होना चाहिए? आउटपुट माइनस इनपुट, ये वाली बात होनी चाहिए।
की। अच्छा जी, ले जी, अब शुरू करते हैं अपने काम को, और वो जो हमने अभी तक चीजें सीखी हैं उसको करते हैं। पहले है जी, मिस्टर अमीर हैज सोल्ड furniture at the rate of 150 which was purchased by him at rupees this। तो सबसे पहले क्वेश्चन में इन आउट को आइडेंटिफाई करना होता है। क्या करना होता है? इन और आउट को। ये हमारा इन है और ये हमारा आउट है। और अगर एग्जाम में कुछ ना बताया जाए तो रेट ऑफ टैक्स कितना होगा? 17%। तो चलें हम अपनी जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है उसको करते हैं। हमारा आउटपुट टैक्स क्या होगा? सप्लाईज 115,000 into 17%। तो ये आ गया जी 25,500। और इनपुट टैक्स क्या हो गया? परचेजेस 17,000 रुपया। अच्छा, यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा रूल बता दूं, जहन में रख लें कि जब आप इनपुट लिखें ना तो इसके साथ एक लफ्ज आपने लिखना होता है और 90% ऑफ द आउटपुट विच एवर इज लोअर। ये एक रूल है, ये प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा। 22,950 22,950। तो ये आपका आ जाएगा 17,000 रुपया माइनस होगा। इस सेक्शन को कहते हैं सेक्शन 8B। मैं अलग लिख रहा हूं सेक्शन 8। हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन में 8B जो है वो एप्लीकेबल नहीं हुआ। यानी जहां ये 90% कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा, यानी जहां मैंने ये अमाउंट नहीं लिखी ना अपनी, मुझे मेरा असल इनपुट था ये वाला, वही मैंने क्लेम किया ना, तो हम कहेंगे यहाँ सेक्शन 8B नहीं लगा। यानी समझ लें ये जेल है, ताला है, समझ लें ऐसे। एक बंदा आजाद फिर रहा है, हम कहेंगे ये आजाद है, लेकिन एक बंदे की आजादी रोक दी गई। क्या हुआ उसकी आजादी को? तो हम कहेंगे इसको जेल हो गई। क्या हो गया? जेल हो गई। तो इसको जेल हुई है, ये बंद नहीं ना हुआ, जितना था उतने का उतना ही हमने माइनस कर दिया। तो इसको कहेंगे, मैं इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पर सेक्शन 8B की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी। सेक्शन 8B की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी। ये बात समझ आ गई? मैं बताता हूँ। लॉ ये कहता है कि जो आपका इनपुट है ना वो आपके आउटपुट के 90% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका ये जो आउटपुट है उसका जो 90% है वो है 22,950। तो उस लिमिट में ही होना। अगर होता तो क्या होता, अभी छोड़ दें। अभी एक बात याद रखें ना, अभी एक बात याद रखें कि हमारा इनपुट हमारे आउटपुट के 90% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राइट? ये विच एवरेज लोअर लेंगे, दूसरे अल्फाज में विच एवरेज, इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो लेंगे। इतनी बात समझ आ गई? तो मैंने क्या कहा, यहाँ 8B एप्लीकेबल नहीं है, यानी जहां ये 90% वाला इनपुट लेंगे ना तो वहां ये यस होगा। वहां ये, भाई अभी सिर्फ सादा इतने बुरे बुरे मुंह नहीं बनाए, सिर्फ इतनी बात है कि हमारा टोटल इनपुट आउटपुट के 90% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप बताएं ये ज्यादा है उससे, तो हम कहेंगे 8B नहीं लगा, खत्म हो गई, आजादी है, जो था माइनस हो गया। मनोवन बात क्लियर होगी? अच्छा, अभी भी आपका मुंह बना हुआ है। चलें, आप नून ली के तो नहीं है, हमजा से परेशान हो गए जी। लें जी, 1 क्लियर। अब चलते हैं 2 के ऊपर। अब जरा देखिएगा, ये था टेबल खरीदा टेबल बेच दिया। क्या हुआ? टेबल खरीदा और टेबल बेच दिया। ठीक है,
ये दोनों टेबल क्यों मुख्तलिफ हैं? क्योंकि डंडी मारी गई है, खरीदा कुछ और है, बेचा कुछ और है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई। लेकिन अब क्या है, अगले सवाल में मैन्युफैक्चरर आ गया, उसने टेबल नहीं खरीदा बल्कि लकड़ी खरीदी, बिजली इस्तेमाल हुई, लोग आए, सारा कुछ हुआ, फिर टेबल बना। ठीक है, ये पोजीशन बनी है। मिस्टर मीज हैज सोल्ड फर्नीचर वर्थ ₹180, बिका है ना, तो समझे आउट है। एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स, एग्जाम में सेल्स टैक्स में ओरिजिनल अमाउंट कभी माइनस नहीं करते। टू मैन्युफैक्चर दिस वुड 50,000, पॉलिश 10,000, ग्लू 5,000, नेल 3,000, इलेक्ट्रिसिटी 12,000, सैलरीज एंड वेजेस 10,000। अब सैलरीज पे तो टैक्स नहीं है, सैलरीज पे तो सेल्स टैक्स नहीं है ना, नहीं है भाई, नहीं है। तो इन चीजों पे है, बिजली के बिल के ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है और इसके ऊपर है। ठीक है, अब क्या है देखिएगा, अब हम करेंगे सेल्स टैक्स 2, टैक्सेबल आउटपुट टैक्स। सप्लाईज 150,000 इंटू 17%, 25,000 है, पक्की बात है, 25,500। ठीक हो गया। अब इसमें लिखेंगे इनपुट टैक्स, वुड, और क्या क्या था, पॉलिश, ये नेल पॉलिश नहीं है, नेल मीन कील कांटे वगैरह, और ग्लू, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यही थे ना। वुड की कीमत बताइएगा, 50,000, शाबाश। पॉलिश 5,000 की, 3,000, ग्लू गिलू पॉलिश 10,000 की है, गिलू 5,000 के, नेल 3,000 के, बिजली 12,000। गिलू 5,000 था, बिजली 12,000 इंटू हाँ जी, नहीं ये नहीं करना, कह रहे हैं एक ही दफा इकट्ठा कर दें, सेल्स टैक्स में नहीं करना, सेल्स टैक्स में लड़ाई रखनी है बस, सेल्स टैक्स में नहीं ये काम करना। मैं जीत गया, ठीक है। और 90% ऑफ 22,950 था, तो बताएं इसको क्लेम करूं या इसको, शाबाश। तो क्या हुआ, 8B, ये 8B लगा, ये है 8B, तो 8B लगा नहीं, 13,600 रुपया। तो सेल्स टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई, हाँ जी, 13,600, 11,000,
जी समझ आ गई। दो चीजें समझाई हैं, पहली मिसाल में चीज खरीदी और बेच दी, और दूसरी में बना के बेची। क्या फर्क आया? कोई भी नहीं। क्या फर्क आया? कोई भी नहीं फर्क आया। जी बेटा, 22,950 आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया भाईजान? ठीक हो गया? ओके, चलें आगे चलें। देखिएगा, मिस्टर अमीर, आगे आगे जो लिस्टेशन नंबर 3, मिस्टर अमीर हैज परचेज टी बैग्स। टी क्या है? थर्ड शेड्यूल की आइटम। टी क्या है? थर्ड शेड्यूल। तो थर्ड शेड्यूल की आइटम में रिटेल प्राइस ढूंढनी होती है, इनपुट पे भी और आउटपुट पे भी, दोनों जगहों पे। इनपुट पे भी और बनी बनाई चीज पे, मैन्युफैक्चरर की बात नहीं कर रहा। थर्ड शेड्यूल आइटम फॉर रीसेल एट अ प्राइस ऑफ 8,000 whereas its retail price was 10,000 and sold at a retail price। खरीदी, देखिएगा ये क्या है? इन, और ये क्या है? आउट। ठीक है, खरीदी 8,000 की, बेची 10,000 रुपए की। क्या चीज है? रिटेल गुड्स। क्या है? रिटेल गुड्स। तो रिटेल गुड्स के लिए क्या करते हैं? लिस्ट प्राइस लेनी है। अब चलते हैं ST3 के ऊपर। आउटपुट टैक्स, सप्लाई ऑफ टी कितनी है? 10,000 इंटू 1,700, और इसका इनपुट टैक्स परचेज ऑफ टी 10,000 इंटू, सबर करें, सबर करें, सबर सबर सबर, यही तो पॉइंट समझाना है आपको। टी क्या है? थर्ड शेड्यूल। रिटेल गुड्स की सेल प्राइस कितनी है? 8,000। परचेज प्राइस कितनी है? 8,000। और इसकी लिस्टेड प्राइस कितनी है, या रिटेल प्राइस कितनी है? तो यही तो समझाया आपको कि रिटेल गुड्स में रिटेल प्राइस को नहीं लेना। यही तो शेड्यूल है, यही तो कहानी सुनाई आपको सारी अभी तक, कल का मैं यही तो पिट रहा हूँ। खरीदी आपने 8,000 की है, टैक्स आपने 10,000 रुपये देना भाई। यही तो क्वालिटी है थर्ड शेड्यूल की। तो टैक्स कितना? नील। आपके जहन में आना चाहिए था, जो नहीं आया, कि सर यहाँ 90% क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 8B और थर्ड की आपस में सख्त लड़ाई है, ये दुश्मनी है बड़ी इनकी, ये दोनों इकट्ठे नहीं आते। अगर वो आ जाए, वो कहता है तुम्हारी शादी में अगर ये आ गया ना तो मैं नहीं आऊंगा। वो कहता है ठीक है, अगर मैं आया तो फिर इसको नहीं आना, या इसको बुलाओ या मुझे बुलाओ। इन दोनों की आपस में क्या है? लड़ाई है। 8B की और थर्ड शेड्यूल की आपस में लड़ाई है। 8B कहता मैं सुपीरियर हूँ, 8वीं तरमीम हूँ, और ये जो है ये थर्ड ग्रेड का बंदा है, इसको कहाँ लेके आ रहे हो? गरीब गुरबा है, गाय भैंसे हैं, ये भेड़ बकरियां कहते हैं खान साहब इनको। ठीक है, और कुछ समझ आई है? 8B और थर्ड शेड्यूल इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलें जी, 3 इलस्ट्रेशन हो गई, आगे चलें। आगे चलते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ थर्ड शेड्यूल आइटम्स। मैं चाय बनाता हूं, क्या है? चाय बनाता हूं। चाय यानी चाय पीने वाली नहीं, नहीं पत्ती वाली, जैसे PTCL है वो बनाता हूं। मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, उसका इनपुट सही होता है, आउटपुट के ऊपर वो टैक्स वो ही लेता है। वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर
जब चाय के लिए कोई रॉ मटेरियल खरीदता है ना, वो सही लेता है, उसकी सेल प्राइस को कंसीडर करता है। इसके अलावा बाकी सारे ही आगे चलते हैं। मैं पहले समझाता हूँ आपको, मिसाल से समझ आएगी। मिस्टर मीर हैज मैन्युफैक्चर्ड टी बैग्स फॉर सेल, द टोटल कॉस्ट इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी वाज 8000। ये इन हो गया ना, whereas its listed price was 10,000। उसने छापा लगाया 10,000 का। He sold to a distributor at 8,500। अब थोड़ी सी कहानी खराब हुई है, देखिएगा। जो थर्ड शेड्यूल की आइटम्स होती हैं, इसका जो रॉ मटेरियल होता है ना मैन्युफैक्चरर के लिए, वो सेल प्राइस पे ही लेते हैं। वो क्या लेते हैं? सेल प्राइस ही लेते हैं। क्योंकि जब देखें, जब चीज बन गई उससे आगे रिटेल प्राइस चलनी। मैं दूसरी मिसाल देता हूं, जब तक प्राइस प्रिंट नहीं होगी ना, उस वक्त तक रिटेल प्राइस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ये इस तरह से समझ लें। क्या कहा? जब छापा नहीं लगेगा उससे पहले स्टेज के ऊपर क्या होगा? सेल प्राइस ही चलेगी। जब छापा लग गया ना, अच्छा, अब मैन्युफैक्चरर ने क्या खरीदा? पत्ते खरीदे, बिजली का बिल पे किया उसने, ऐसे ही है ना। यहाँ तो छापा नहीं लगा ना पत्तों के ऊपर, पत्ती बन गई, पैक हो गई, फिर प्रिंट हुआ ना। अब जब सेल करेगा तो वही थर्ड शेड्यूल लग जाएगा। अब क्लियर हुई बात? तो इसकी हम कौन सी चीजें लेंगे? इनपुट इसकी 8,000 की और आउटपुट कितनी है? 10,000 की। यहाँ क्योंकि अब प्रिंट हो गया, इसलिए अब उसकी सेल प्राइस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। चलें अब जरा इसी इलस्ट्रेशन के ऊपर आते हैं। मैं ना थोड़ा सा चालाक हो गया। आप ये काम कर सकते हैं? नहीं। आउटपुट ये हो गई और इनपुट क्या होगी? 8,000। परचेज ऑफ टी नहीं, अब लिखेंगे इनपुट्स, टैक्स ऑन इनपुट्स 8,000 इंटू 17%। हाँ जी, 1360। देखिए, क्योंकि थर्ड शेड्यूल की आइटम बिकी है, 8 भी नहीं लगेगा, -1700। तो ये टैक्स पेएबल आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद रिटेलर, इसके बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ठीक है, रिटेलर, ये सब की आगे इनपुट आउटपुट खत्म हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर के बाद वो सारा बराबर हो जाएगा। इसके लिए यार सिके जरा पानी मुझे दे। चलें आगे, 4 हो गए। ले जी, अब आ गया जी एक्सपोर्ट, 5th शेड्यूल आ गया। ये देखिएगा, सेम क्वेश्चन ये है, मसला क्या हुआ? एक्सपोर्ट हो गई, सेम पॉलिश ली, बिजली इस्तेमाल हुई, सब कुछ इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद कर दिया गया एक्सपोर्टेड फर्नीचर वर्थ ₹150। इसके अलावा और कोई इसमें फर्क नहीं है। अब देखिएगा, हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 को चेंज करते हैं। ये देखिएगा, ये देखें, ये 2, इसको मैं करने लगा हूं 5। नहीं, कॉपी अब नहीं, मैं इतना भी चालाक नहीं। 5 एक्सपोर्ट हो गई ना, टेबल एक्सपोर्ट हुए हैं, तो क्या होगा? 0%। तो क्या आ गया यहाँ? नील। ठीक है। तो ये जो 8 बी है ना, इसने बंदों के साथ फड्डा लिया हुआ है, इसने 0 इसके साथ भी फड्डा लिया हुआ है, हर एक के साथ नाराज ही रहता है।
तो थर्ड शेड्यूल के साथ भी इसमें लड़ाई हुई, और चूंकि थर्ड शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल आपस में भाई भाई हैं, तो इसने कहा इसकी लड़ाई इसके साथ भी लड़ाई। तो इसका मतलब ये है कि जीरो रेटेड के साथ भी लड़ाई, सिक्स के साथ भी लड़ाई, सिक्स के साथ भी, तीनों के साथ लड़ाई होगी। समझ आ गई है? 8B की किसके साथ है? तीनों के साथ। तीन है ना, पीडीएम के 3 लोग हैं, पीडीएम के 3 लोग हैं। समझे कि 8B इमरान खान है, नवाज शरीफ तो थर्ड में ले जाएं, और सिक्स में ले जाएं उसको मौलाना साहब को, और जरदारी को जीरो रेटेड में ले जाएं, 10% से 0% पे आए। ठीक है, तो इसकी तीनों के साथ क्या हो गई? लड़ाई। हाँ जी, नहीं उसकी नहीं अभी बात करनी है, अभी हर एक के साथ ना यार लड़ाई करें, वो अब आर्मी के साथ तो नहीं हो सकती उसकी। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, तो 13,600 रुपया, आप इसमें नील नहीं लिखना, यहाँ जीरो लिखना है, ये आपने गलत लिखा, जीरो लिखना है। अब क्या आएगा यहाँ पर? 13,600 रुपया नेगेटिव, तो यहाँ लिखेंगे सेल्स टैक्स रिफंडेबल। जिस बच्चे ने मुझे कभी भी ये कहा ना सर जीरो रेटेड के अलावा सर ये रिफंड होगा, तो उसको मैंने मारना है। जिसने ये मुझे कहा ना कि सर ये नेगेटिव अमाउंट आ गई, ये रिफंड हो गई, तो उसको क्या करना? मैंने मारना, नहीं मारना। लड़कियों को चलो कोई बात नहीं, बाकियों को मैंने मारना, मैंने, समझ आएगी ना? रिफंड का कब सोचना? जीरो रेटेड के, इसके अलावा बाकी नेगेटिव आएगी अमाउंट, लेकिन आपने उसको रिफंड, ये नहीं कहना सर रिफंड होना है। सर अब सर क्या करें इसका? समझ आ गई है? ओके, लें जी, 5 हो गई, नोट कर। फर्क समझ आ रही है? शेड्यूल समझा रहा हूं अभी मैं आपको। पानी भी ठंडा रच के देख गया। हाँ जी, हो गया जी नोट। चल अब आगे चलते हैं। अब आते हैं छठे के ऊपर। लें जी, अब आ गया जी छठा शेड्यूल। मिस्टर अमीर सोल्ड बुक्स, सोल्ड आउट, और सोचें इन आउट को तो क्लियर कर लेना पहले। एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर टू मैन्युफैक्चर दीज बुक्स। पेपर 50, इंक 10,000 रुपया, ग्लू 5,000, बिजली का बिल 12,000। बनाई क्या है? किताबें। किताबें क्या है? एग्जाम। कहाँ लिखा हुआ है? 6 शेड्यूल में। ठीक है, चलें अब चलते हैं लिस्टेशन नंबर 6 के ऊपर। मुझे याद कराइएगा, इसका पीडीएफ बना के मैं आपको शेयर भी अभी कर दूंगा। तो ये होगी ST6 एग्जाम। सप्लाई ऑफ एग्जाम्ड गुड्स कितनी है जी? 100, 500। नॉट एप, यहाँ जीरो नहीं लिखना, यहाँ क्या लिखना है? क्योंकि ये एग्जाम थी, आपने टैक्स लिया ही नहीं। इनपुट टैक्स
क्या क्या था? पेपर था 50,000 का, टैक्स दिया होगा ना? और इंक थी 3,000 की, ग्लू नहीं था 10,000 का। और ग्लू ये कितना हो जाएगा? 850। और इलेक्ट्रिसिटी थैंक यू। एग्जेम्प्ट गुड्स में सेल्स टैक्स को सेल्स टैक्स कहा जाता है, इनपुट टैक्स नहीं कहा जाता। ठीक है, कंज्यूमर भी सेल्स टैक्स को सेल्स टैक्स ही कहता है, वो इनपुट टैक्स नहीं कहता। इससे पिछली जो सप्लाई चेन होती है वो सेल्स टैक्स को क्या कहती है? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स सेल्स टैक्स का इनपुट टैक्स में कन्वर्ट होने के लिए कुछ कंडीशंस है। जैसे एक स्टूडेंट है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उस स्टूडेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या होता है? कुछ कंडीशन पूरी होनी है, अदरवाइज वो स्टूडेंट ही रहता है। ये बात समझ आ गई? एग्जेम्प्ट गुड्स के अगेंस्ट आप इनपुट क्लेम ना रिफंड होता है, वो जाया हो जाता है, उसके अगेंस्ट आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। ठीक हो गया? इतने मुंह की बने हुए ये बात बताए भाई, इनपुट टैक्सेबल है। पेपर खरीदा टैक्स लेंगे, स्याही खरीदी टैक्स लेंगे, आप टैक्स दे रहे हैं। जो चीज इनको ऐसे भेज दें, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है पेपर को ऐसे ही भेज दें, टैक्स लें लोगों से, स्याही ऐसे ही भेज दें। आपने बनाया क्या? किताब, किताब एग्जाम्प्ट है। जाहिर बात है, ये जो आपने पैसे दिए हुए हैं भाई, ये वाला पैसा आप क्या करेंगे? उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे, आप ऐसे ही करेंगे ना। लेकिन इसको सेल्स टैक्स नहीं कहेंगे, कहेंगे इसकी कीमत का हिस्सा है, इसकी कीमत का हिस्सा है। ठीक होगी बात? अब आ जाएं 7। ठीक है, मिस्टर अमीर हैज एक्सपोर्टेड बुक्स विच वर मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम एट ₹150। क्या हो गई? आउट। क्या की है? एक्सपोर्ट। क्या की है? एंड इनकर्ड द दीज एक्सपेंडिचर। वही सेम, इसी क्वेश्चन को मैंने रेप्लिकेट किया हुआ है। ठीक है, चलें आते हैं उसके ऊपर। अब इसको क्या करते हैं? चेंज कर लेता हूं, क्योंकि मैंने आपसे एक वादा किया कि मैं आपको इसका पीडीएफ बना के दूंगा। तो पीडीएफ में तो जाहिर बात है कि वो वही आएगी जो मैंने लिखा हुआ है, तो इतनी चालाकी भी अच्छी नहीं होती। देखिएगा, अब यहाँ सप्लाई नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम्प्ट गुड। जीरो रेटेड भी लिख सकते हैं, सप्लाई ऑफ जीरो रेटेड गुड्स। अब इस टैक्स को कैलकुलेट करें। 8,500, 1,700, 850, 2,004, 13090। यहाँ 90% आना है। क्यों? खड्डा है उसका, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। क्यों जी? डन हो गया?
अच्छा जी, ठीक है जी। अब आते हैं जी आगे, 7 भी हो गया, लें जी 8वीं आ गई मिस्टर। अच्छा, बाईसाइकिल जो है ना वो जीरो रेटेड है। बाईसाइकिल क्या है? साइकिल नहीं होती, ये जीरो रेटेड है। ये लोकल बेस्ड है, यहाँ कोई टैक्स नहीं लेना, खरीदें टैक्स नहीं देना, इंपोर्ट करें टैक्स नहीं देना। देखिए एक्सपोर्ट तो है ही ना, कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो आइटम जीरो रेटेड है। क्या है? आइटम्स जीरो रेटेड। साइकिल जैसे मैंने मिसाल दी है, खरीदेंगे तो क्या है? जीरो रेटेड। बेचेंगे तो जीरो रेटेड। इंपोर्ट करेंगे तो जीरो रेटेड। फिफ्थ में है, ये भी फिफ्थ में है। घर जाके जरा पढ़िएगा, कुछ और आइटम शॉर्पनर मिल जाएगा, पेंसिल मिल जाएगी आपको, रेजर मिल जाएंगे उसके अंदर, राइट, और भी आइटम्स आपको मिलेंगी। लेकिन मिसाल दे रहा हूँ, मिस्टर अमीर हैज एक्सपोर्टेड बुक्स 150 and these books were purchased by him at 77,000। एक्सपोर्ट की है ना किताबें। जरा ये बात जरा सुनिएगा ध्यान से। ST8 एक्सपोर्ट ऑफ कितने की थी? 150 की थी। एक्सपोर्ट की है ना, तो टैक्स कितना होगा? 0%। जीरो। अच्छा, अब आपने बाय की थी, परचेज ऑफ बुक्स कितने की? 70। अब जरा गौर कीजिएगा, आपने टैक्स दिया ही कोई नहीं, किताबें खरीदी ना। जरा गौर कीजिएगा प्लीज, किताबें खरीदी तो टैक्स तो नहीं दिया। एक्सपोर्ट कर दी तो टैक्स क्या है? 0%। तो क्या रिफंड होगा? नो। भाई टैक्स रिफंड तब होना है अगर दिया हुआ है। इस सवाल से समझाने का मकसद ये था, ये नहीं कि रिफंड लेके छोड़ना। दिया कुछ नहीं है जी, रिफंड तो देना, क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल में है वो, दफा हो जाओ इधर से। रिफंड लेना, रिफंड का मतलब है जो दिया हुआ है। जो दिया ही नहीं है वो मेरे से कौन सा रिफंड तुम ले रहे? जो दिया ही नहीं हुआ वो रिफंड कौन सा मेरे से ले रहे? क्लियर? चल, इसको क्या होगा? चलिए अब ये देखिएगा, एग्जाम्पल को मैंने रिपीट किया। यहां पर क्या थी? किताबें एग्जाम थी। यहाँ बाईसाइकिल आ गई। जब आपने बाईसाइकिल खरीदी तो टैक्स कितना दिया? 0%। नहीं, ये परचेज की तो टैक्स कितना दिया? एक्सपोर्ट की तो टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी? नील। रिफंड होगा। इन दोनों का आंसर सेम क्यों आया? क्योंकि ऊपर किताबें थी, नीचे बाइसिकल थी। दोनों का, इसका भी आंसर नील है, इसका भी आंसर नील है, क्योंकि ये जो किताबें थी जब खरीदी तो ये एग्जाम्ड थी। ये क्या थी? इस पे टैक्स नहीं दिया था, तो इसको एक्सपोर्ट कर दी तो 0%। इस पे खरीदी तो 0%, बेची तो 0%। ठीक है, क्लियर हुई बात? ये मुख्तलिफ चीजें आपको बता रहा हूं ताकि आपको हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टैक्स रिफंड होगा अगर दिया हुआ है। एग्जाम से मुराद लोकल सप्लाई। एग्जाम गुड्स खरीदेंगे तो आप टैक्स नहीं देंगे, बेचेंगे तो टैक्स नहीं लेंगे। और अगर आपने चीजों की मैन्युफैक्चरिंग की है एग्जाम की, तो टैक्स दिया हुआ भी जाया हो जाएगा। टैक्स दिया हुआ भी जाया हो जाएगा। समझ आ गई है? अच्छा, अब मैंने इसके अंदर क्या किया, एक नई इलस्ट्रेशन बनाई 10। ठीक है, ये मैंने कहा कि आप असाइनमेंट करें तो आपको समझ आएगी या लग समझ आएगी आप। ठीक है, मैंने ऊपर जितने काम किए थे सबको इकट्ठा कर दिया।
ऊपर हर बंदा अलग अलग काम कर रहा था ना। अब मैंने कहा कि लो भाई, एक ऐसा बंदा भी मार्केट में आ गया, उसने कहा तुम सारे अलग अलग काम में सारे मैं ही काम करूंगा। अब ये आ गया इस, अब पता चलेगा कि आपको क्या समझ आई। ये असाइनमेंट आपने करनी है। चलें अब थोड़ा सा किताब के ऊपर आ जाएं, किताब को जरा पढ़ें ताकि हमें उसकी भी कुछ समझ आ जाए। जी ठीक है जी। अब एक सवाल एग्जाम में आया हुआ है कि क्या, देख प्लीज बातें आप बहुत करते हैं। सवाल ये है, क्या हर एक्सपोर्ट जो है वो उसका रिफंड मिल जाता है? कुछ ये एग्जाम में आ चुका हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कि क्या हर एक्सपोर्ट जीरो रेटेड होती है? कुछ ऐसी हैं जो नहीं होती, जहां आप 2 नंबरी करने की कोशिश करते हैं। वो ये है, एक्सपोर्ट टू एनी कंट्रीज एज नोटिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। मिसाल के तौर के ऊपर सर्टन गुड्स जो अफगान को भेजी जाए, ईरान को भेजी जाए, चाइना को भेजी जाए, ठीक है, कुछ लॉ ने चीजें बता दी हैं कि ये अगर आप उनको एक्सपोर्ट करेंगे, ये क्यों कहा गया कि ये जीरो रेटेड नहीं गिनी जाएंगी? लोग 2 नंबरी करते हैं। आप अफगानिस्तान को टोबैको भेजने की मिसाल कोशिश कर रहे हैं, वहां तो टोबैको खुद बनता है, आप उनको क्या भेजेंगे? समझ आई? तो कुछ चीजों का हरकत की जाती है ताकि 2 नंबरी की जाए। तो फिर लॉ ने लिख दिया कि इन इन चीजों को इन इन मुल्कों में बेचेंगे तो हम नहीं मानते, इसका रिफंड नहीं मिलना। एक्सपोर्ट इंटेंडेड टू बी री इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट इंटेंडेड टू बी, मिसाल के तौर पे आपने जूते बनाए, ठीक है, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किए, यूएई में एक्सपोर्ट कर दिए, उसके ऊपर 1 करोड़ रुपया 10 मिलियन का टैक्स था, वो आपने रिफंड ले लिया, खुश हो गए। वहां जाके उसकी पैकिंग चेंज की, डब्बा चेंज किया, नाम चेंज किया और पाकिस्तान में लाके बेच दिए। इंपोर्ट के ऊपर आपने उसके ऊपर टैक्स दिया 3 मिलियन का, तो 7 मिलियन बचा लिया ना आपने। किराया भी लगा लें 2-3 लाख रुपया, 5 लाख किराया भी लगा लें, तो 2 नंबरी की ना आपने। तो भाई आपने इसका तवाफ करवाया, सिर्फ यहीं आके बेची है फिर। हाँ जी, सॉरी, तो इसीलिए तो वो भी अक्लमंद है ना, जो आपने इशारा तोड़ा है तो वो भी तो अक्लमंद है। उन्होंने कहा हमें 500 रुपया दो, फिर जो इशारा तोड़ा है, तोड़ो इशारे। हाँ जी, तो लॉ में ही लिख दिया गया ना, देखे ना, नहीं कोई टाइम फ्रेम नहीं है। देखे ना, ये आपकी एक रोड है, ये सिग्नल है, ठीक है, उन्होंने कहा जी आप सीधा जाएंगे तो अगर रेड लाइट पे सीधा जाएंगे तो क्या होगा, चालान होगा, कानून में था। लोगों ने क्या करना, इधर से आके ऐसे चले जाना। अब उन्होंने ये बात भी लिख दी, देखिए जब तक नहीं लिखा था उस वक्त तक तो ये वायोलेशन नहीं थी, लेकिन जब लिख दिया गया यहाँ पर नहीं जाना तो फिर वायोलेशन हो गई ना। तो लॉ में लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या है, रिफंड। तो यही लॉ में लिख दिया गया, अगर ने एक्सपोर्ट करके उसी को इंपोर्ट कर लिया, इसके लिए डिपार्टमेंट को प्रूफ करना पड़ेगा कि वही चीजें तुमने वापस मंगवाई हैं जो एक्सपोर्ट की थी। तो ये 2 बातें एग्जाम में अगर आ जाएं, क्या सारी एक्सपोर्ट होती हैं, उसकी एक्सेप्शंस बताएं, तो ये उसकी एक्सेप्शंस है। ये एग्जाम में थ्योरी भी आ चुकी हुई है। लेकिन जी इसका आखिरी हिस्सा, इसकी और एग्जाम्पल भी हैं। सप्लाई टू डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशन एंड प्रिविलेज्ड पर्सन। अभी हमने 6 शेड्यूल में पढ़ा था, पर इंपोर्ट बाय द डिप्लोमेट, सप्लाई टू डिप्लोमेट। अगर डिप्लोमेट्स इंपोर्ट करेंगे तो एग्जाम्प्ट होंगी। आप डिप्लोमेट को कोई चीज सप्लाई करेंगे, जैसे इस्लामाबाद एनक्लोजर है, डिप्लोमेटिक एनक्लोजर है ना, वहां पर जो चीजें आप सप्लाई करेंगे उनसे टैक्स नहीं लेना। बादशाह हमारे हुक्मरान है, वो हमें लोन देते हैं, अमेरिका बैठा हुआ है, वहां पर सारे लोग बैठे, एम्बेसीज बैठी हुई है ना, तो आप उनसे टैक्स
उसके साथ ही इधर FBR है, वहां चले जाने के ये पैसे में वापस कर, तो कहते हमसे नहीं पैसे, इनसे नहीं कुछ भी कहना। समझ आ गई मेरी बात की? और ये बंदे भी मार देंगे चुप, बस इनको छोड़ देंगे। ये प्रिविलेज पर्सन है। ये क्या है? सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग टू EPZ। CPEC की मिसाल ले लें। जिन लोगों ने आगे एक्सपोर्ट करनी है उनको जब आप देंगे तो उनसे टैक्स ना लें। आसान है ना? देखे ना, एक बंदा जो है उसने एक्सपोर्ट करनी है, आप उसको सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ FBR बैठा हुआ है, ये जब भी एक्सपोर्ट करता है EPZ से तो सारे पैसे इसके पास जाता है, ये लोग इससे पैसे लेके इसको देते हैं, ये पैसे इसको दे देता है, तो पैसों की घूम फिर ही हो रही है ना। तो इसलिए कहा गया जब EPZ को सप्लाई करो तो इनसे टैक्स मत लो। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ग्वादर वगैरह जो है, ग्वादर जो है ना, यहाँ पर जो फैक्ट्रीज बनती हैं उनकी प्रिविलेज है, वो वहां से एक्सपोर्ट कर देते हैं ना चीजों को। तो इसलिए कहा गया जब तुम इनको सप्लाई करो तो वो क्या करो, उन पे टैक्स ना लो। अच्छा, ये है फॉर फर्दर मैन्युफैक्चर, ये बात ध्यान में रखनी है। अगर उन्होंने आपसे टिश्यू मंगवा लिया इस्तेमाल करने के लिए, उस पर टैक्स लेना है, वो जीरो रेटेड नहीं है। उसने आपसे लकड़ी मंगवाई चेयर बना के आगे बेचनी है, उनसे टैक्स ना लें। उसने आपसे पोली प्रोपिलीन खरीदा के शॉपर बना के बेचने, टैक्स ना लें। लेकिन अगर वो आपसे कहता है कि यार ये मुझे चेयर दे दे, फर्नीचर दे दे, मैंने इस्तेमाल करना है, फिर टैक्स लें उनसे। समझ आ गई? सप्लाई ऑफ लोकली प्रोड्यूस प्लांट एंड मशीनरी इन EPZ सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। सर्टेन कंडीशन छोड़ दें, बस आप ये याद रखें। इंपोर्ट और सप्लाई मे टू ग्वादर एक्सपोर्ट जोन, जैसे EPZ है इसी तरह ग्वादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अगर वो इंपोर्ट करें वो वाले लोग, या आप उनको सप्लाई करें, तो टैक्स नहीं लेना गाड़ियों को निकाल के। ड्यूटी फ्री शॉप्स, ड्यूटी फ्री शॉप्स आप अल्लाह खैर करे सीए करेंगे जो, या जिन लोगों ने सफर किया है, तो जब आप इन ट्रांजिट लॉन्च में जाते हैं एक फ्लाइट से दूसरी में, तो दरमियान में ड्यूटी फ्री शॉप्स बनी होती हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, वहां से भी आपने उनसे भी, उनको अगर चीज सप्लाई करेंगे तो टैक्स नहीं लेना। सप्लाई ऑफ स्टोर्स एंड प्रोविजन ऑफ कंजम्पशन अब्रॉड कन्वेंस प्रोसीडिंग, यहाँ कन्वेंस से क्या मुराद है? कन्वेंस पाकिस्तान में 3 ही होती हैं, या कार होती है, गाड़ियां, हाँ, और या जहाज होते हैं, प्लेन्स होती हैं, या शिप्स होती हैं। तो कोई भी ऐसी गाड़ी जो पाकिस्तान से बाहर जा रही है उसको कंजम्पशन के लिए देंगे, उस पर भी आप टैक्स उनसे किससे लेंगे? FBR से। यानी इन तमाम सूरतों में आपने अगर उन चीजों पर टैक्स दिया हुआ है तो आप टैक्स FBR से रिफंड करवा लेंगे, FBR से टैक्स रिफंड करवा लेंगे। अच्छा, इसकी मिसाल समझिएगा। जैसे यहाँ जहाज था, उसने जाना था, तो रास्ते में उसने अपने मुसाफिरों को खाना देना, तो वो गोरमे वालों को कहता है जी मुझे आप लंच दे दें, हमने तो कंज्यूम होना है ना, आप इनसे टैक्स नहीं लें, कंजम्पशन है ना उसकी वहां हो रही है। लेकिन अगर उसने अपनी चेयर्स आपसे खरीदी हैं, क्या खरीदी हैं, वो जहाज का हिस्सा बन जानी है, वो नहीं, ये कंज्यूम नहीं हो रही ना, वो तो लग गई है उसके अंदर, वो हिस्सा बन गई। ठीक है, इतने टेक्निकल पॉइंट आपके लेवल पे आएंगे नहीं, परेशान नहीं होना, मूड इतने बुरे बनाने। बस ये ज़हन में रखना है, किसी भी सवारी को, गाड़ी हो, लैंड पे चल रही हो, हवा में चल रही हो, या समंदर में चल रही हो, उसमें कंजम्पशन के लिए, जैसे बाहर से शिप्स आती है ना, तो पूरा पूरा महीना चल के तो वो गल जाती हैं, लोहा गल जाता है, यहाँ के इलेक्ट्रोड्स खरीदते हैं वो वेल्डिंग वाले, तो वो उसको क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं मुख्तलिफ चीजों, ताकि फिर वापस जाना होता है, वो कंज्यूम हो गए ना, इसलिए उनके ऊपर भी टैक्स जीरो होता है। पैकिंग मटेरियल यूज फॉर जीरो रेटेड सप्लाईज, शर्ट बना के एक्सपोर्ट करनी है, आपने एक से कहा इधर आओ भाई ये मुझे शॉपर बैग दे दो, सेलोफिन बैग, इसमें मैंने शर्ट्स पैक करनी, उसने मैन्युफैक्चर तो नहीं करनी, उसमें शर्टें डालनी है, वो भी जीरो रेटेड। इलेक्ट्रिक एंड गैस कंज्यूम्ड बाय मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर, जो बंदा एक्सपोर्टर है वो वापडा वालों को कहेगा कि भाई मैंने ये जो बिजली है मैंने एक्सपोर्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वापडा वाले उसको जो बिल भेजेंगे उसमें टैक्स कितना लगाएंगे? 0%। और इसके अलावा पेंसिल्स, बाइसाइकिल्स, पेंसिल्स, पेन वगैरह हैं, अगर देखना चाहें तो इसको देख लीजिएगा। आखिरी चीज क्या है, ये टैक्स रिफंड कब होगा? ये भी पेपर में बहुत दफा आ चुका हुआ है, ये पैसे वापस कैसे होंगे? 45 दिनों के अंदर अंदर, विदन
जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उसके 45 दिन के अंदर अंदर ये पैसे आपको वापस करना लाजमी है। अगर वापस ना किए फिर देखिएगा ये 4 पॉइंट, इन केस ऑफ डिलेड रिफंड द FBR शैल पे एन एडिशनल अमाउंट टू द रजिस्टर्ड पर्सन एट काइबर पर एनम। ये काइबर क्या होता है? ये जो बैंक्स आपस में लोन ले दे रहे होते हैं ना, वो जो चार्ज करते हैं उसको काइबर कहते हैं। इंटरबैंक रेट भी इसको बोलते हैं। कि मसलन ABL ने लोन दिया स्टेट बैंक तो नहीं, आप MCB को, तो उसने ये आज का रेट अगर 8% है ना, तो ABL इससे 8% लेगा। जाहिर बात है MCB जब देगा अपने कंज्यूमर को तो वो कहेगा जी काइबर प्लस 3%, मीन 8 प्लस वो 11% पे देगा। इसको काइबर कहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो मुझे पैसे मिलेंगे FBR से, क्या ये मेरी इनकम है? यस, इट इज टोटली टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। समझ आ गई है? बाकी ये दो पॉइंट्स, टाइम मेरा खत्म हो गया, इसको जरा पढ़िएगा, ना समझ आई कल फिर इसको डिस्कस करेंगे। ये था रिफंड के रिगार्डिंग हमारा असूल। तो ये इलस्ट्रेशन कीजिएगा, जाके लाजमी कीजिएगा ताकि इसकी समझ आ जाए या अलग समझ जाए। दुआओं में याद रखिएगा जी। यार वो बाहर मुझे घूर रहे हैं, PDF भेजूं आपको? सब्र करें, उससे जरा पहले उसको बता दें वो बाहर मेरा वेट कर, उसे कहें जरा पहले ना।